सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर को। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्लस हमने ये भी जान लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। ये फार्मूला भी हमने जान लिया था। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ न्यू थिंग। अब बात यह है कि हमने जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस हों। सो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, इस बात का आइडिया हमें पहले भी हो गया था। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्ज को कहते हैं जिसका साइज हमें अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर ना करना पड़े। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि द साइज ऑफ अ चार्ज इज 0। ठीक है, लेकिन फिर हमने बाद में देखा था पिछले चैप्टर में कि हो सकता है कि चार्ज किसी चीज पर हो। ठीक है, चार्ज बजाते खुद अकेला ना पड़ा हो बल्कि किसी चीज पर हो। तो अगर वो चीज वहां पर मौजूद है तो फिर हमें उस चीज का साइज देखना पड़ेगा, उस पर चार्ज डेंसिटी देखनी पड़ेगी वगैरह। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पहले हम स्पेशल केस लेते हैं। ठीक है, कि हम पॉइंट चार्जेस लेंगे, उसके बाद हम फिर उसको जनरलाइज करेंगे दूसरी केसेस पर। ठीक है, सो अगर पॉइंट चार्जेस के बारे में देखें, लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट बी प्लेस्ड एट a distance R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, सो एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q नॉट है, तो उन दोनों के दरमियान फासला जो है वो R है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो कितनी फोर्स लग रही है Q नॉट पर, इसका अंदाजा हमें कूलम्स लॉ से हो सकता है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हमारे पास Q1 और Q2 की बजाय है Q नॉट और Q। सो हमने लिख दिया, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, डिवाइडेड बाय उनका डिस्टेंस है दरमियान में R, सो आर स्क्वायर लिख दिया। सो ये कूलम्स लॉ आ गया। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो ये वाला फार्मूला उठाएं, इसको यहाँ पर पुट कर दें, तो क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू जो है वो ई की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी। दुरुस्त, आगे चलते। द डायरेक्शन ऑफ ई इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अलोंग अ रेडियल लाइन फ्रॉम Q पॉइंटिंग आउटवर्ड इफ Q इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड इफ Q इज नेगेटिव। सो E की डायरेक्शन जो है वो Q से बाहर की तरफ होती है। अगर Q पॉजिटिव हो तो आउटवर्ड, अगर Q नेगेटिव हो तो इनवर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी देखी होगी तस्वीर। ठीक है, फिगर शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट वेरियस पॉइंट नियर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस वेरियस 26.3। सो देख सकते हैं, सो देखिए दिस इज प्लस Q। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, सो ये आपको दिखाई गई कि अगर आपने P1 पर देखना हो, P2 पर देखना हो, P3 पर देखना हो तो कितनी फोर्स लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी वो आपको बताया गया। ठीक है, सो दैट्स इट। नाउ हाउ वुड दिस फिगर बी ड्रॉन इफ द चार्जेस वर नेगेटिव। सो आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने यही वाली तस्वीर लेनी, ये जो तस्वीर है, ये वाली पूरी तस्वीर, और आपने अपनी कॉपीज पर ये बना के दिखानी तस्वीर कि अगर ये जो क्यू चार्ज है ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता तो ये किस तरह से ड्रॉ होती। ठीक है,
अभी तो नहीं मैंने आपको नेक्स्ट असाइनमेंट देनी, लेकिन जब मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा तो उसमें आपने ये सवाल भी ज़रूर करना है, ठीक है। बाकी जो भी मैं सवाल दूं आपने ये सवाल भी ज़रूर करना है कि ये वाली तस्वीर अगर क्यू पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए तो ये तस्वीर किस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है। नेक्स्ट जब भी आपको दी जाए असाइनमेंट उसमें पहला सवाल आपने ये हल करना है, ठीक है। ओके, टू फाइंड ई फॉर अ ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस द प्रोसीजर इज एज फॉलोज, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हो, n चार्जेस हो, तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीक़ेकार कुछ ही है, कैलकुलेट ई एन ड्यू टू ईच चार्ज एन एट द गिवन पॉइंट एज इफ इट वर ओनली चार्ज प्रेजेंट। आप बेसिकली क्या करें कि अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं तो फिर आप किसी चार्ज की इनफरादी, मतलब आप समझें कि सिर्फ एक ही चार्ज पड़ा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। इसी तरह फिर दूसरा वाला चार्ज उठाएं, फिर समझें कि वो अकेला पड़ा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। इस तरह तीसरा चौथा सारे चार्जेस को आप अलग-अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी निकाल लें, ये समझ कर कि वो चार्जेस अलग-अलग ही पड़े हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या करें, add these separately calculated fields factorially to find the resultant field E at point in equation form। आप क्या करेंगे कि जब सारों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उनको वेक्टर सम कर देना है। वेक्टर सम आपको करना आता है कि बेसिकली हेड टू टेल रूल्स के जरिए आप उनको ऐड अप कर दें, तो जो टोटल फील्ड आएगी वो उनकी कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। So that's it. Now let me see if there is something else left in. Okay. Okay. बात ये की गई है, the sum is vector sum taken over all the charges। Equation 26.7 is an example of application of principle of superposition। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, मतलब ये जो लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम होती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या मतलब है, अगर आपको याद हो तो एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला आर्टिकल इंटरमीडिएट में आता है, ठीक है। सुपरपोजिशन से मुराद है जब एक से ज़्यादा वेव्स एक ही पॉइंट पर से गुजरती हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है, मिला जुला कर जो रिजल्ट बनता है वो किस तरह से आता है, उसको हम उस अमल को सुपरपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसा ही है, जब एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स गुजरती हैं, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स गुजरती हैं, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टोरियली ऐड करने से आ जाता है। इस प्रोसेस को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, ठीक है। which states in this context that a given point that at a given point the electric field due to separate charge distribution simply add up vectorially or superimpose independently, ठीक है। अगर आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरह से आती है कि सारे चार्जेस को वेक्टोरियली ऐड कर लें या सुपर इम्पोज कर लें तो वो उनका एंड रिजल्ट जो है वो कंबाइंड इफेक्ट देगा, ठीक है। दिस प्रिंसिपल में फेल व्हेन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फील्ड्स आर एक्सट्रीमली लार्ज बट इट विल बी वैलिड इन ऑल सिचुएशन वी डिस्कस्ड इन दिस टेक्स्ट, ठीक है। जितने भी हम ये किताब में देखेंगे वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। अगर फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि ये प्रिंसिपल एक्ट ना करे, ये प्रिंसिपल दुरुस्त ना हो, ठीक है। खैर यहाँ तक तो बात हो गई पॉइंट चार्जेस की, कि अगर चार्ज जो है वो एक पॉइंट हो, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ये आप ज़रूर हल करके देखिएगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस ना हो बल्कि किसी तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ तरीके से हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी कैसे होगी, ठीक है। ये समझने के लिए जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी मिसाल है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो एक बड़ी मशहूर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चीज़ है, और बड़ी मशहूर चीज़ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। और इस चीज़ को हम बहुत जगह देखते हैं, ये आप अगले सेमेस्टर्स में भी बहुत जगह देखेंगे। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? सो आप सिंपली देखें, तो मैं आपके सामने एक तस्वीर बना देता हूँ, देखिए अभी, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये ले, ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। फर्ज कर लें कि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो ये पूरा जो है, ये पूरा ना, दिस इज अ डायपोल। ठीक है। सो डायपोल से मुराद क्या है? फर्ज करें, डायपोल से मुराद क्या है, अभी आपको दिखा देते। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दो चार्जेस जो कि इक्वल हो और ऑपोजिट हो, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज 10 कूलम का है तो नेगेटिव चार्ज -10 कूलम का होना चाहिए। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपल सी बात कि बुनियादी तौर पर आप एक दो चार्जेस उठाएं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और वो ऑपोजिट होने चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। तो दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड सेम, उन दोनों को थोड़ी सी दूरी पर रख दें, तो ये जो पूरी चीज़ है ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाती है। ठीक है। सो in equations that describe electric dipoles, we find that the magnitude of net charge Q on each of the component and their separation D often occur together as the product QD. It is convenient to define this quantity as electric dipole moment. ठीक है। सो कहा यह गया है कि अक्सर औकात जब हम कैलकुलेशंस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो अक्सर औकात ऐसा आता है कि जो चार्ज है डाइपोल पर, मतलब पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, दोनों पे एक जितना चार्ज होता है, सिर्फ सिंबल का ही फर्क आएगा। चार्ज और उनके दरमियान स्पेसिंग, मतलब जितना उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर बहुत जगह इकट्ठी आती हैं। तो हमने इस चीज़ को एक ख़ास नाम दे दिया जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और उसको डिफाइन किया गया, दिस इज इक्वल्स टू क्यू डी। ठीक है। तो कहा गया कि ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टू हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पॉइंटेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है। सो हम क्या कहते हैं कि जी पी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका मैग्नीट्यूड क्यू मल्टीप्लाई बाय डी है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो है चार्जेस के दरमियान। ठीक है। फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। हालांकि मुझे इस बात से इख्तलाफ है, हमें पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ लेना चाहिए था, लेकिन खैर ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो गया कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ डाइपोल, तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये जो तस्वीर है ये आपको मिलती जुलती नज़र आ रही होगी। जब हमने किया था क्या कहते हैं, एक रॉड लिया था, तो उसमें भी इस तरह की तस्वीर बनी थी। ठीक है। लेकिन रॉड और डायपोल में फ़र्क क्या था कि रॉड पूरे में ऊपर से लेके नीचे तक चार्जेस थे,
जबकि डाइपोल में सिर्फ इस पॉइंट पर और सिर्फ इस पॉइंट पर चार्ज है, दरमियान में कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा फर्क कि रॉड में सारे चार्जेस सेम थे, मतलब पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव थे, हालांकि डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना लाजमी है। बाकी सारी तस्वीर उसी तरह से है कि आप इन दोनों के दरमियान वाली जो लाइन है उसमें पॉइंट पी लें, उस पॉइंट पी पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दें, ठीक है, और हमने मालूम करना है कि इस टेस्ट चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरह से आएगी हम देखते हैं अभी। सो लेट मी सी, we now calculate electric field on a dipole of the dipole at a point P, distance x along the perpendicular bisector of the dipole. Perpendicular bisector वाली बात भी हमने पिछली दफ़ा कर दी थी कि perpendicular bisector से क्या मुराद है। The positive and negative charges set up electric fields E plus and E minus respectively. तो कहा यह गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फील्ड्स आ रही हैं, एक को नाम दे देते हैं ई प्लस, दूसरी को नाम देते हैं ई माइनस। तो हमने जो पहले देखा था कि अगर आपने एक से ज़्यादा फील्ड्स हैं किसी एक पॉइंट पर, तो आप सारी फील्ड्स को अलग-अलग इनफरादी तौर पर कैलकुलेट कर लें, एंड पे सारों का वेक्टर सम कर दें। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि हम पहले ई प्लस और ई माइनस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इन दोनों को इस तरह से वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आप इस तस्वीर में आर की वैल्यू देखें, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस आर है, और आप ये दोनों ट्रायंगल्स में ये साबित कर सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो आर है, या आप थ्योरम्स लगा के साबित कर सकते हैं आपके ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। अब सवाल ही पैदा होता है कि आर की वैल्यू किसके बराबर है। सो देखिए, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। सो दिस साइड, इस साइड की लेंथ कितनी है गौर करें, प्लस से लेके माइनस तक का जो टोटल फासला था वो था डी, यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो जाहिर सी बात है कि ये दरमियान में है, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला हो जाएगा d/2, मतलब जितना d था उसका हाफ। सो आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर, और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड इतना ही है, ई प्लस का भी उतना ही है, ई माइनस का भी इतना ही है। Because the fields have equal magnitudes and lie at equal angles theta with respect to z direction as shown, the x component of total field E plus sin theta minus E minus sin theta is equals to 0. So अगर आप देखें तो E plus और E minus के अगर आप cos कंपोनेंट और sin कंपोनेंट बनाएं तो sin कंपोनेंट दोनों कट जाएंगे। देखें क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पर ये देखें E प्लस का साइन कंपोनेंट है इस तरफ को, और ई माइनस का साइन कंपोनेंट है इस तरफ को। अब हमने कहा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जाहिर सी बात है दोनों के साइन कंपोनेंट भी सेम होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नाउ सिंस द आंसर वुड बी 0, the total field therefore has only z component of magnitude, सिर्फ cos component बचेंगे जिसको हमने किताब में z component से जाहिर किया। so E is equals to E plus cos theta plus E minus cos theta। सब लिख सकते हैं ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम था, तो ई प्लस की जगह आप ई माइनस लिख सकते हैं, ई माइनस की जगह आप ई प्लस लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ई माइनस की जगह पर ई प्लस लिख दूँ, यहाँ पर ई माइनस की जगह ई प्लस लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 2E प्लस कॉस थीटा,
ठीक है। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट कोसाइन थीटा इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू, सो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो दिस इज बेस, जिसके साथ एंगल टच हो रहा होता है वो बेस होता है, और जिसके सामने एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। सो डी बाई टी ओवर आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर। सो हमने क्या कहा कि हम आर के ऊपर से स्क्वायर रूट आके दूसरी तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, सो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो ई बराबर आ जाएगा 2, और ई प्लस की वैल्यू जो है वो हमने ऊपर निकाल ली थी। ई प्लस की वैल्यू ये थी, ये पूरी वैल्यू, और कॉस थीटा की ये पूरी वैल्यू, दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी, देखिए ये ओवर 2 था, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, Q मल्टीप्लाई डी हो जाएगा इक्वल टू P, यहाँ पर हम देख सकते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये देखें, यही टर्म यहाँ पे है, यही टर्म यहाँ पर है, यहाँ पर इस टर्म की पावर है 1, यहाँ पर इस टर्म की पावर है 1/2, दोनों को ऐड अप कर दे तो पावर आ जाएगी 3/2, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। Okay, this is it for today.